भारत में लगातार जारी कोरोना के कहर के बीच अब भी बहुत बड़ी चिंता जरूरी उन साजो सामान की है जो चिकित्सा के काम में आते हैं। इसमें बहुत बड़ी जो कमी है वो महसूस की जा रही है ऑक्सीजन के उपकरणों को लेकर, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेटर्स हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो। आज हमारे साथ इस पूरे मामले पर और भारत की तैयारियों पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान है डॉक्टर आशुतोष शर्मा, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं। सर, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर शर्मा यही है कि इस महामारी के 17 महीने बाद क्या ये चिंता का सबब नहीं है कि भारत आज भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जैसी बेसिक चीजों या ऑक्सीजन जनरेशन इक्विपमेंट की किल्लत झेल रहा है, उसकी कमी से रूबरू है और उसको पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से मदद लेनी पड़ रही है? आखिर हम अपनी तैयारियों में कहाँ चूक गए? जी, ऐसा है कि इसमें कोई चूक नहीं हुई है। जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं हुई थी, तो कोई उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। तो जितनी हमारे पास ऑक्सीजन थी वो उस वक्त के लिए पर्याप्त थी। उस वक्त हमारा जो फोकस था, जैसा आप जानते हैं, उस वक्त हम सभी चीज़ें आयात करते थे, चाहे वो वेंटिलेटर हो, डायग्नोस्टिक्स हो, पीपीई हो या N95 मास्क हो, और वैक्सीन का तो उस वक्त कुछ अता पता ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑक्सीजन की उस वक्त कमी महसूस नहीं हुई थी, तो इस कारण बाकी जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी उन पे ध्यान फोकस किया गया। और उसको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, जो और देशों ने 3-4 साल लगाए होंगे करने के लिए, हमने दृढ़ संकल्प के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने उसको 3-4 महीने के अंदर ही डेवलप कर लिया। तो अब ये जो लहर आई है उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है और उसमें ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इस कारण पहली बार ये लगा कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त शायद नहीं पड़ेगी, मेडिकल ऑक्सीजन। तो इसके लिए बहुत उसी तेज़ी से, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इसके लिए प्रयत्न किए गए और कर रहे हैं। उन प्रयत्नों में ये शामिल है कि हमारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनको भारत में ही विकसित करके और यहाँ बनाया जाए। लेकिन जब क्राइसिस होती है तो उस वक्त इंपोर्ट भी करना होता है। हम तब तक वेट नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ही सामान बनकर तैयार हो जाए। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो पहले उसको इंपोर्ट किया गया और अब उसकी मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ वो इंपोर्ट होकर के हमारी ज़रूरतें जो अभी की हैं उनको वो एड्रेस कर रहा है। उसके साथ साथ ही बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, जैसे कि जो हमारे नाइट्रोजन बनाने वाले प्लांट थे, चाहे गैस नाइट्रोजन बनाए चाहे लिक्विड नाइट्रोजन बनाए, उनको कन्वर्ट किया गया जिससे कि वो लिक्विड ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन को बना पाएँ। वो हो रहा है। उसी तरह से अब जो आपने बात की इसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, उसकी डॉक्टर बहुत शर्मा, मैं जरूरत। आपकी बात को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहूंगा अपने सवाल को कि अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो आज की स्थिति में भारत के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी कितनी है, प्रोडक्शन कितना है, और हमारी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की रिक्वायरमेंट है उसको लेकर आपका क्या असेसमेंट है कि किस तरीके से वो आगे प्रोग्रेस कर रही है, और फिर आप अगर बता सकें कि हम जी, कैसे अभी उससे जो कैपेसिटी हमारी को पूरा करने की ऑक्सीजन कोशिश की कर ज़रूरत है वो करीब करीब अब वो पूरी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जैसे जब पहली वेव थी कोरोना की, तब करीब 3000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था। अब वो बढ़ के 10,000 टन से भी ऊपर हो गया है। बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और जहाँ तक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सवाल है, तो वो देश में भी अब बहुत तेज़ी से विकसित किए जा रहे हैं। तो अभी जो हमारी स्टार्टअप हैं, हमारी जो एमएसएमई हैं, कंपनीज़ हैं, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिस आधार पे वो तैयार किए जा रहे हैं, तो हमारे पास उसकी नो हाउ है पूरी। तो उसमें बेसिकली अभी तक लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ जो पार्ट हैं उसके वो बाहर से आए, लेकिन उनको भी अब भारत में ही विकसित करके बनाया जा रहा है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि ये कॉन्सेंट्रेटर होता है, इसके अंदर एक ऑयललेस कंप्रेसर होता है जो बहुत आवाज़ भी ना करे, कुछ न्यूमेटिक वाल्व होते हैं, एक जियोलाइट होता है जो कि जिसके द्वारा नाइट्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन निकाली जाती है हवा में से। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और सेंसर होते हैं ऑक्सीजन की प्योरिटी मापने के लिए। तो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बन भी रही थी, लेकिन क्योंकि इसके बारे में हमने नहीं सोचा था
कि इतनी बड़ी जरूरत पड़ेगी, और इतनी बड़ी जरूरत भी इसलिए भी पड़ेगी कि हॉस्पिटल के आने के बाद भी कई लोगों को घर में ऑक्सीजन की जरूरत होगी कुछ समय के लिए। एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, जितना लंग डैमेज है उसके हिसाब से, तो इनकी ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है। ऐसा अंदाज है कि 1 से 2 लाख यूनिट पर मंथ आगे आने वाले समय में भी, न केवल अभी, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हमने 2 चीज़ें की हैं। एक तो हमने एक कंसोर्शियम विकसित किया है जिसमें आईआईटीज़ हैं, जिसमें बाहर रहने वाले हमारे जो डायस्पोरा हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, यहाँ काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, उन सबको सम्मिलित करके। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि देखिए, इंफॉर्मेशन हर आदमी को खुद की डेवलप नहीं करनी पड़ेगी। कि हमारी कोई अगर समस्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है उसके द्वारा बहुत जल्दी से समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो उसके उसके अलावा हम उनकी फंडिंग कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो उनको कैश चाहिए बनाने के लिए, चीज़ें विकसित करने के लिए, वो सब अवेलेबल है। तो इसके द्वारा अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि ये जो जियोलाइट की बात मैंने की, वो लिथियम जियोलाइट अभी तक यूज़ किया जाता है, लेकिन लिथियम जियोलाइट भारत में उतना नहीं बनता। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो मटेरियल, उसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम जियोलाइट। तो उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको रीपर्पस कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ जुगाड़ है। तो उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन जुगाड़ मतलब खराब जुगाड़ नहीं है, वो कार्य करने वाला जुगाड़ है। तो उससे बनेगा। तो अभी बहुत विद इन 1 मंथ हमारे यहाँ भारत के अंदर ही पूरा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अभी जो बनने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी भारत में, उनमें भी करीब 60% जो वैल्यू है वो भारत में बनी हुई चीज़ों की ही लग रही है। करीब 35-40% पार्ट्स का आयात हो रहा है। उसमें क्योंकि करीब कभी मुश्किल आती है तो उसको भी हमने ठीक करने के लिए हमारी जो एम्बेसीज हैं बाहर, वो इसमें बहुत मदद कर रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कंपनी को कॉल करती हैं जिससे वो इमीडिएटली चीज़ मंगाई जा सके, और वो बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ा है। डॉक्टर शर्मा, क्या आप इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि जैसे पहली वेव के समय पीपी किट या मास्क की कमी थी और भारत ने कुछ ही समय में इसमें आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली और अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है, क्या इस मौजूदा स्थिति के बाद हम कम से कम इतने कॉन्फिडेंट होंगे तो अपनी मेडिकल जरूरत की और खासतौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीजें हम अपने देश में न केवल बना पाएंगे बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपोर्ट भी करने की स्थिति में होंगे? इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 100% आई गारंटी यू। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इसमें टोटली आत्मनिर्भर होंगे, और इसमें इनोवेटिव डिज़ाइंस भी ऐसे आएंगे जो कि ग्लोबल मॉडल से भी अच्छे हों। हम अपने वैज्ञानिकों को हरदम कहते हैं कि आपका दिमाग तो इतना तेज है, तो ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉपी कर लें कहीं से। और ये फर्स्ट वेव में भी सिद्ध हुआ है कि हमने जो डिज़ाइन बनाए वो बाहर की चीज़ों से बहुत चीपर थे, इनएक्सपेंसिव थे, बट एट द सेम टाइम उनमें नए एलिमेंट भी थे, मतलब उनमें इनोवेशन भी है कि उससे भी अच्छे बने, और यानी आधी, वो किफायती भी थे और कामयाब भी थे। हाँ, और आधी कीमत में बने और दुगने अच्छे हों। तो मेरा इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेटर हैं उसमें भी यही होगा। जी। वो ये है कि फर्स्ट वेव में हमारे पास समय ज़्यादा था, इस बार इतना तेजी से बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब मतलब पीस टाइम होता है, ये समझिए आप वार टाइम है, तो पीस टाइम होता है तो इन्हीं चीज़ों को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, और हमारे वैज्ञानिक इसको समझते हैं। तो वो पूरा प्रयत्न करके दिन रात काम करके इसको बना रहे हैं, और वो जैसा मैंने कहा भी 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर कई हजार इसके 1 लाख बन करके आ जाएंगे। अभी डीआरडीओ ने, आपने शायद पढ़ा होगा, डीआरडीओ डीआरडीओ ने अपने 1.5 लाख का ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं इस कॉन्सेंट्रेटर्स का। तो ये जो भी हैं हमारी स्टार्टअप हैं, एमएसएमईज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे कि डीआरडीओ, वो सब मिलके कार्य करके और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करके इसको बहुत जल्दी ये मार्केट में आ जाएगी। और डॉक्टर कम शर्मा, आप जी, आपने कहा कि
डायस्पोरा में जो भारतीय वैज्ञानिक आधार है या बहुत सारे जो यंग साइंटिस्ट हैं उनकी भी मदद ली गई है, कंसोर्शियम जो बनाया गया, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि किस तरीके से जो भारतीय टैलेंट है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी ताकत और महारत वैसे ही प्रूव कर चुका है, क्या आपने उन्हें रीच आउट किया था या उन्होंने वॉलंटियर किया, आपको से संपर्क किया कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? किस तरीके से कंसोर्शियम बना और आगे बढ़ा और कितने कम समय में इसे बनाया गया? ये दोनों तरह से है, उनका योगदान है। हालांकि वो इतना दूर हैं तो मतलब इतना तेजी से योगदान नहीं हो पाता, लेकिन जैसे कि इंफॉर्मेशन का योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये दोनों तरह से, आपने जो प्रश्न पूछा क्या वो आए या हम गए, एक्चुअली ताली दो हाथ से बजती है। तो वो दोनों ही अगर हमारी उनकी डिज़ायर हो, हमारी भी इच्छा हो साथ साथ चलने की, तो वो जल्दी होता है और ये हो रहा है। तो जैसे अभी एक मीटिंग कर रहे थे, एक स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मनु प्रकाश, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, एक उदाहरण दूं, देखिए जब हमारा कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो जब हम उसको सांस को निकालते हैं तब भी ऑक्सीजन चला जा रहा है, तो आधा ऑक्सीजन व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो रहा है। तो बहुत उसके टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है कि जैसे कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जब सांस को बाहर निकाल रहे हैं, उस वक्त एक वाल्व है, तो वो मतलब कि वो जिससे कि नई ऑक्सीजन कम आएगी, क्योंकि उस वक्त हम को जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम सांस खींचते हैं तभी सारी ऑक्सीजन आए। तो इस तरह के बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप समझिए उससे 30% ऑक्सीजन को बचाया जा सकता है सिर्फ इतनी छोटी चीज को विकसित करके। अब हमने ये प्रोजेक्ट दिया है एक CSIR लैब को, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये डिवाइस जो है उसको डेवलप करेंगे। तो एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना है और एक है जो अपना जो कंजम्पशन कम करना है, उसको एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट। तो मतलब आप या 30% बढ़ा दीजिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, या 30% उसका कंजम्पशन कम कर दीजिए, बराबर बात है। तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी ऑक्सीजन, जो एडिशनल ऑक्सीजन है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य बहुत तेजी के द्वारा इसमें किए जा रहे हैं, क्योंकि निसंदेह ये जो समस्या है ये सबसे अहम है हमारे लिए इस समय, और आने वाले समय में भी। जैसा मैंने कहा, जिन लोगों को होम केयर की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा वरदान होगा। डॉक्टर शर्मा, क्या क्या अगर ये आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि अगर ऑक्सीजन का सोल्यूशन हम एफिशिएंट बना पाए तो हॉस्पिटल्स पर लोड भी कम हो सकता है? तो क्या आकलन है आपका कि अगर लोगों को होम केयर मिल जाए, होम आइसोलेशन में, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, तो इससे हमारे हॉस्पिटल्स पे और क्रिटिकल केयर पर बर्डन कितना कम होगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे भी आंकड़े हैं कि करीब 90% लोग होम केयर में इसमें कोविड-19 में ठीक हो सकते हैं। तो करीब 10% लोग होते हैं, 15% तक हो सकते हैं जिनको कि हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब हम इतने डर जाते हैं, हमें पता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमें हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। तो इसमें उससे उसका जो लोड है हॉस्पिटल पे, जिनको सचमुच में ज़रूरत है हॉस्पिटल केयर की, हो सकता है उनको नहीं मिल पाती हो, क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो मेरा भी ये मानना है कि जो चीज़ घर पे रह कर के जिसका निदान हो सके वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको आपको आपके परिवार को, सभी को दिमागी तसल्ली भी रहती है। आप जो डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना ऑक्सीजन रखें, अपनी जो दवाइयाँ चल रही हैं, हो सकता है कि किसी नर्स की सेवा भी ले सकते हैं घर पर। तो इस तरह से कुल मिला के जो ये जो इकोसिस्टम हमें चाहिए होम केयर का, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अभी भी और आगे भी, और वो हो रहा है। तो इसमें एक ही ये चीज़ मिसिंग थी। अब जो हमारे पास वेंटिलेटर के डिज़ाइन है, कुछ वो होम के लिए भी हैं, तो न केवल ICU के लिए, न केवल हॉस्पिटल सेटिंग के लिए, लेकिन जो वेंटिलेटर डेवलप हुए थे पहले, उस वो किसी पर्पस से डेवलप किए गए हैं कि वो घर की में जो केयर होती है उसमें ज़्यादा काम आए, लो कॉस्ट। सर, जी, मेरा एक सवाल इस चीज से भी जुड़ा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, चाहे इसरो का डेवलपमेंट हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, हमेशा संकट के वक्त, परेशानियों के वक्त, चुनौतियों के वक्त भारत की क्षमताएं और भी उभर के आती हैं कि
कि भारत किस तरीके से उनसे उबरता है। अगर इस संकट की बात करें, आपने जुगाड़ का जिक्र किया, कौन सी ऐसी जुगाड़ की टेक्नोलॉजीज थी जिन्हें तत्काल डिप्लॉय किया गया और जिन्हें तत्काल प्रोडक्शन के लिए चैनलाइज आपने किया? हाँ, जैसा कि ये है, जैसे जो नाइट्रोजन बनाने वाले प्लांट हैं, उनको ऑक्सीजन बनाने में कैसे बदला जाए, तो एक तरह से जुगाड़ माना जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि वो लिक्विड नाइट्रोजन बना रहे हैं, तो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो ये बहुत जुगाड़ के एग्जाम्पल हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं हर चीज़ में जुगाड़ का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जुगाड़ से कभी कभी समस्या का हल हो जाता है, लेकिन वो हल बहुत अच्छा हल नहीं है। मतलब वो बहुत ऑप्टिमल नहीं है, वो बहुत व्यापक नहीं हो सकता। लेकिन ये जो जुगाड़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो अच्छे जुगाड़ हैं। तो उसके अंदर हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इफ़ेक्टिव रूप में। अम, ऐसे ही मैं जुगाड़ दूसरा बताया, जैसे कि वो सोडियम जियोलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया में, क्योंकि यहाँ नहीं बनता, तो वो इंपोर्ट होता है, उस पर हम डिपेंडेंट हैं। जैसे कि लिथियम लिथियम, जियोलाइट। हाँ, लिथियम जी। जियोलाइट, जैसे कि लिथियम बैटरी होती है, तो लिथियम क्योंकि भारत में नहीं पाया जाता, तो उसकी बजाय हम सोडियम कैल्शियम जियोलाइट का प्रयोग करके उतना ही अच्छा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कैल्शियम जियोलाइट है, इसके बारे में दुनिया ने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अभी हमें, क्योंकि ये समस्या हुई, तो हमारे जो वैज्ञानिक है, मैं आज सुबह ही बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम कैल्शियम जियोलाइट को उपयोग करके हम ये पता किया है कि ये करीब करीब लिथियम जियोलाइट जितना ही अच्छा है, और इसमें और भी डिज़ाइन चेंज करके, और फिर हम इन चीज़ों को, मटेरियल्स को भारत में ही बनाना शुरू करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है कि एक तो शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, एक मीडियम टर्म प्लान होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो इन सभी में हमें साथ-साथ काम शुरू करना है। सर, अगर भारत में बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनने लग जाएंगे, तो खास तौर पर दर्शकों की या आम आदमी की रुचि इसमें होती है कि क्या वो उसके लिए अफोर्डेबल हो पाएंगे। तो अगर आप बताएं कि जो इंडियन डिजाइन जिन पर काम चल रहा है, इनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। और खासतौर जी, पर जैसे अगर आपने होम आइसोलेशन की बात की, तो गाँव में इस समय बहुत जरूरत महसूस की जा रही है, खासतौर पर इन उपकरणों की। तो क्या गाँव तक इन्हें पहुंचाया जा सकेगा? बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो जो इसकी क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट इसकी सर्टेनली गिरती जा रही है, गिरती जाएगी, जैसे कि भारत में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अभी भी मैं एक कंपनी से बात कर रहा था जो भारत में इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो वो एक स्टार्टअप है, एक आईआईटी की। तो उसमें सब अपने पीएचडी, वहाँ के बढ़िया साइंटिस्ट हैं, यंग लोग हैं, अपनी बाहें चढ़ा के कूद पड़े हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो पहले 5,000 पीस सप्लाई करने वाले हैं इसी महीने में, या 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, जिसका ऑर्डर उनको मिल चुका है, तो वो उसकी कीमत आएगी, वो जो सप्लाई कर रहे हैं, 65,000 रुपये, सब टैक्स वगैरह मिलाकर, जो भी है इसके अंदर, राइट, फाइनल प्राइस टू द कस्टमर। तो ये 65,000 है। अभी जो लेकिन वो अच्छे, मतलब जैसे 10, आपने देखा होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेटर होते हैं, इनमें होता है कि भाई इसकी फ्लो रेट क्या है, इसकी जी, प्योरिटी क्या है। 5 लीटर्स है, 8 लीटर है, 10 लीटर है। ये तो जो मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 लीटर पर मिनट तक का है, और इवन 10 लीटर पर मिनट पे भी ऑक्सीजन की प्योरिटी 80% से ज़्यादा होगी। और जैसे जितनी कम होती आती है इसकी फ्लो रेट, उतनी प्योरिटी बढ़ती आती है। लेकिन प्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 80% प्योरिटी पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ओके, सो उसमें अगर आप 80% 90% ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो उसको भी आप मिला के एयर के साथ, फिर वो अच्छा है। तो मतलब हाई फ्लो रेट वाली मशीन है, 10 लीटर पर मिनट तक अच्छी प्योरिटी के साथ, तो उसकी कीमत 65,000 होगी। अगर 5 लीटर वाली हो, तो उसकी कीमत, मेरे ख्याल से, ना लागत नहीं, उसकी सेल्स करीब 40,000 तक आ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने गाँव की बात की, तो देखिए, ऐसा है कि एक आदमी, ये तो है नहीं कि उसको ज़िंदगी भर के लिए खरीदना है। कुछ लोगों को हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए खरीदना हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इनको 1 महीना चाहिए, किसी को 1 हफ्ता चाहिए, किसी को 2 दिन ही चाहिए। तो इसमें है, जो एक मॉडल जो पैदा होगा, वो रेंटिंग का है। तो जी। हमारे गाँवों में
आपने जैसे एक किसी ने अपने पास रख ली, 3 मशीन बना ली, 5 बना ली, तो उसको वो रेंट करेंगे। तो हम्म, जब जिसको जरूरत है हम्म, उस तरह का बिजनेस मॉडल भी डेवलप होगा जिससे कि शेयरिंग ऑफ आवर हम्म, रिसोर्सेज बिकम्स हम्म। पॉसिबल। और वो भी उस शेयर के अंदर मतलब उतनी कीमत नहीं आएगी जिसको लोग मतलब न दे सकें। सर, मेरा आखिरी सवाल इस चीज से जुड़ा है कि ऑक्सीजन और उस कंसंट्रेटर्स और उनके समाधान के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं इस समय वैक्सीनेशन को लेकर भी जुड़ रही हैं, और वैक्सीन की उपलब्धता और उसको लेकर। तो चूंकि आप कोविड टास्क फोर्स से भी जुड़े हैं, इन सारी तैयारियों को भी जानते हैं, कितने समय में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो कंस्ट्रेन महसूस कर रहे हैं लोग अवेलेबिलिटी को लेकर, और खासतौर पर बच्चों को लेकर भी अब चिंताएं उठ रही हैं, दुनिया के कई मुल्कों ने बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिए, तो हमारे यहाँ पे ये चीज कब तक ईज अप हो पाएंगी बच्चों के वैक्सीनेशन तक, यानी हर आयु वर्ग को वैक्सीनेट करने की स्थिति तक हम कब तक पहुंच पाएंगे? जी, इसके अंदर जो पूरी तैयारियां और कोशिशें जो भी संभव हैं वो की जा रही हैं। उन कोशिशों और तैयारियों में जैसा कि आप जानते हैं, एक तो कि हम यहाँ पे जो बाहर भी विकसित हुए हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकें वैक्सीन को। तो उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर चाहिए, उस पे बहुत आगे बढ़ गई है। तो उसके बारे में बात ट्रिप्स। चल रही है। जी। ट्रिप्स का, ट्रिप्स वेवर। जिससे कि आप भी उस चीज़ को बना सकें जो हम्म, अभी तक कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हम्म, जो रॉ मटेरियल बनाने के लिए ज़रूरत होती है, देखिए एक जो हमारे थी परेशानी, वो ये है कि बना तो हम और भी सकते हैं लेकिन रॉ मटेरियल भी उसके लिए चाहिए। तो कुछ रॉ मटेरियल हम डिपेंडेंट हैं दूसरे आयात के लिए। तो उनके हम्म, साथ जो वार्तालाप चल रहा था उसने भी अच्छे वो दिए हैं परिणाम। हम्म, तो हम्म, ये एक दूसरी चीज़ है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो खुद डेवलप कर रही थी वैक्सीन। एक तो हमारे साथ आ ही गया भारत बायोटेक का। तो उसके अलावा हम्म, भी अभी भी कभी 10 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कोई क्लिनिकल ट्रायल्स की डिफरेंट स्टेजेस में हैं। तो वो हम्म, अपने वैक्सीन नए डेवलप कर रही हैं, तो वो होगा तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से लाइसेंस देके अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या ये जो 10 कैंडिडेट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारे इंडियन कैंडिडेट्स हैं, वैक्सीन हाँ कैंडिडेट्स हैं? बिल्कुल जी, ये इंडियन कैंडिडेट हैं। और ये तैयारियां तभी शुरू हो गई थी, अभी नहीं। मतलब बहुत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका हदम मानना था कि अभी से वैक्सीन की तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो जब हम वेंटिलेटर इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, तब भी वो जो लॉन्ग टर्म विजन था कि भाई आखिर में ये बीमारी जाएगी कैसे, राइट। तो उसके लिए वैक्सीन की जो तैयारियां थी वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अब वो अपने परिणाम ला रही हैं, क्योंकि ऐसा है, वैक्सीन डेवलपमेंट हिस्टोरिकली हमारे इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में, उसमें दशक तक लग जाते हैं वैक्सीन डेवलप करने में। एक दशक से पहले कोई वैक्सीन इफेक्टिव तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये अगेन ऐसा हुआ क्योंकि हमारी ज़रूरत इतनी तेज थी। तो इसके अंदर जो मिलजुल के कार्य हुआ, जो जिस डेडिकेशन से कार्य हुआ, उससे ये संभव हुआ। तो उसी को हमें आगे ले जाना है। बहुत तीव्र गति के साथ ये सब चल रहा है। तो जब हमारे पास अभी जो वैक्सीन की सप्लाई है, उसके लिए सभी देशों में ऐसा है कि उनको प्रायोरिटी लेनी पड़ती है कि भाई किस में ज़्यादा रिस्क है, किस वर्ग के अंदर समाज के रिस्क ज़्यादा है। तो आपने सही कहा कि बच्चों का भी वैक्सीन होगा। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जरूरी है फाइनली, टू इरेडिकेट दिस वायरस, टू गेट इट अंडर कंट्रोल। लेकिन जब तक वो है तो उसकी जो प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी एज के हों लेकिन कोमॉर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा है, फिर एज से इसका संबंध है, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा आयु के होते हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो प्राण घातक भी हो सकता है। तो ये देखते हुए वो प्रायोरिटी बनाई थी कि पहले 60 के ऊपर, फिर 45 to 60, फिर 18+। तो ये सब जो कि वो स्टेजेस में किया जा रहा है, ये वही स्ट्रेटेजी है जो बाकी सभी बड़े देशों ने भी अपनाई है। अभी यूके में भी 18+ का बहुत रिसेंट ही हुआ है। तो अगर आप देखें रिकॉर्ड, तो सभी देशों ने ये कहा कि पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको दिया जाए। हम भी वही उसमें
रणनीति अपना रहे हैं। तो सर मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और करना चाहूंगा। जो मुद्दा आपने उठाया कि भाई जो 10 कैंडिडेट्स हैं, इन्हें कब तक आ जाने की उम्मीद या टाइमलाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो अलग अलग स्टेजेस में हैं। तो कुछ महीनों में पहले कुछ परिणाम आएंगे, कुछ महीनों से लेके 6 महीने तक कुछ और परिणाम आएंगे। तो क्योंकि उनका वैलिडेशन चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह उनको टेस्ट करके तभी उतारा जा सकता है इसके लिए। तो इसमें शॉर्टकट भी हम नहीं ले रहे थे, देश ने इसमें शॉर्टकट नहीं लिया। अब दूसरी चीज़ ये भी कर दी है कि जो वैक्सीन्स जो और कई जगह पर अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन जो अच्छी संस्थाओं द्वारा, जैसे कि यूएस की FDA है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूरोप में है, जापान में है, तो वहाँ जो पहले से अप्रूव हो चुके हैं बहुत अच्छी जांच पड़ताल के बाद, उनको हम यहाँ पर बिना नए टेस्ट किए, बड़े पैमाने पे नए टेस्ट किए, उनको अप्रूवल मिल रही है। तो इसके द्वारा भी ये संभव होगा कि यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सके। यानी जो कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर वगैरह इशू किए हैं, तो उनके सहारे भी ये वैक्सीन जो बाहर अप्रूव्ड हैं वो मंगाए जा सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर किया जा सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से जो मतलब हमारी सप्लाई लाइंस है, लॉजिस्टिक्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स है, वो सब काफी तेजी से बढ़ने की आशा है। हमसे ये सारी बातें जी किया जा सकता है, जो भी संभव है, जो भी किया जा सकता है, वो सब किया जा रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए, ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और खासतौर पर भारत के लोगों को ये उम्मीद बंधाने के लिए कि मुश्किल की घड़ी है, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन समाधान भी निकल के आ रहे हैं। और भारतीय वैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ जो भारतीय जो डेवलपर्स हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं ताकि इन परेशानियों को कम किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष शर्मा। धन्यवाद, नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।